अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल इमरान सीरीज में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज की वीडियो में सुनते हैं नॉवल जोश पावर की एपिसोड नंबर 6। थोड़ी देर बाद ग्रैंड अंदर दाखिल हुआ। उसने शराब की बोतल और 2 ग्लास उठाए हुए थे। उसने बोतल खोलकर दोनों ग्लासों को आधा आधा भरा और फिर बोतल बंद करके मेज पर रखी और कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर तक विक्टर और कैथी अपने अपने ख्यालात में गुम शराब पीते रहे। हाँ, फिर क्या प्रोग्राम बनाया है तुमने? कैथी ने कहा। अब हमें बाहर से ही फायर करना होगा। अब फ्लैट के अंदर जाने का तो स्कोप खत्म हो गया, विक्टर ने कहा। यहाँ उसके काफी आदमी होंगे, हो सकता है कि उसने बाहर अपने आदमियों को तैनात कर दिया हो, कैथी ने कहा। तो फिर तुम बताओ कि क्या किया जाए? इस पूरी बिल्डिंग को मिसाइलों से उड़ा दिया जाए, विक्टर ने जलाए हुए लहजे में कहा। मेरा ख्याल है कि दूसरा नाकाम हमला करने की बजाय हमें 2-3 रोज बिल्कुल खामोश रहना चाहिए। वो मुतमिन हो जाएगा और निगरानी वगैरह भी खत्म हो जाएगी, तो अचानक उस पर कारी वार किया जाए, कैथी ने कहा। मेरा भी यही ख्याल है। ये मुल्क उसका है, वो सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है और उस पर बड़ा सख्त हमला हुआ है, इसलिए अभी वो हर लिहाज से खबरदार होगा और हम यहाँ महफूज हैं, इसलिए 2-3 रोज आराम से गुजर जाएंगे, फिर हमला करेंगे, विक्टर ने कहा। ठीक है। अरे ये क्या, मेरा सर क्यों घूम रहा है? अचानक कैथी ने चौंक कर कहा। उसने हाथ में पकड़ा हुआ शराब का ग्लास मेज पर रख दिया। शराब में कोई गड़बड़ है, विक्टर ने कहा और उसके साथ ही उसके हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास नीचे गिर गया। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसे तेजी से चलने वाले छत के पंखे से बांध दिया हो। उसने अपने आप को संभालने की बेहद कोशिश की, लेकिन बेसूद। चंद लम्हों बाद उसके घूमते हुए ज़हन पर स्याह पर्दा फैलता चला गया। टाइगर ने कार गोल्डन क्लब की पार्किंग में रोकी और फिर नीचे उतरकर वो क्लब के अंदर जाने की बजाय कंपाउंड गेट की तरफ बढ़ गया, ताकि जवाना के आने पर उसे मुलाकात कर सके। और फिर उसे वहां खड़े चंद ही लम्हे गुजरे थे कि जवाना की बहरी जहाज नुमा कार उसके करीब आकर रुक गई। कहां से उठाना है उसे? जवाना ने कार का दरवाजा खोलकर बाहर आते हुए टाइगर से कहा। अकबी दरवाजे से उसे लाना होगा, लेकिन इस सड़क पर कार को रोका नहीं जा सकता क्योंकि वहां पार्किंग की इजाजत नहीं है। पुलिस लिफ्टर गाड़ियां उठाकर ले जाते हैं, इसलिए कार तुम पार्किंग में ही रोको। इसे बेहोश करने के बाद मैं वापस आकर अपनी कार वहां ले आऊंगा, टाइगर ने उसे समझाते हुए कहा। तो जवाना सर हिलाता हुआ वापस अपनी कार में बैठ गया और दूसरे ही लम्हे कार कंपाउंड गेट से होकर पार्किंग की तरफ बढ़ती चली गई, जबकि टाइगर वहीं कंपाउंड फाटक के पास ही खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद जवाना वापस आया तो टाइगर उसे साथ लेकर एक लंबा चक्कर काटकर क्लब के अकबी तरफ एक सड़क पर आ गया। यह फुटपाथ खासा बड़ा था और लोग आ जा रहे थे। टाइगर इधर एक दरवाजे के सामने रुक गया। ये अकबी रास्ता है, टाइगर ने कहा और इसके साथ ही उसने दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारने शुरू कर दिए। चंद लम्हों बाद दरवाजे के ऊपर वाले हिस्से में एक चकोर खिड़की सी खुल गई। इस खिड़की पर फौलादी सलाखें लगी हुई थीं और किसी सख्त चेहरे वाले आदमी ने इस खिड़की से बाहर झांका। रेड पिस्टल डबल फायर, टाइगर ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। तो खटाक की आवाज के साथ ही वो खिड़की बंद हुई और फिर दरवाजा खुल गया। अंदर एक छोटी सी राहदारी थी जो आगे जाकर मुड़ जाती थी। दरवाजे के पास एक मुसल्ला आदमी मौजूद था, जबकि मोड़ के पास भी मुसल्ला आदमी खड़ा था। टाइगर और जवाना दोनों अंदर दाखिल हुए तो उनके अकब में दरवाजा बंद कर दिया गया और जब वो दोनों राहदारी के एक मोड़ के पास पहुंचे तो वहां मौजूद दरबान ने बाजू आगे करके उन्हें रोक दिया। जवाना के चेहरे पर यकलख्त आग का अलाव सा उभर आया, लेकिन फिर वो नॉर्मल हो गया। रेड फायर डबल पिस्टल, इस बार टाइगर ने पहले से उलट बात की तो दरबान ने बाजू हटा लिया और टाइगर और जवाना दोनों आगे बढ़ गए। इतनी मगजमारी की बजाय इन दोनों की गर्दनें ज्यादा आसानी से तोड़ी जा सकती थीं और वैसे भी इन्हें खत्म ही करना है, जवाना ने आगे बढ़ते हुए आहिस्ता से कहा। हो सकता है कि हमें ऐसे हालात मिल जाएं कि हम यहीं ह्यूगर से पूछगछ कर लें, टाइगर ने कहा तो जवाना ने इस बात में सर हिला दिया। राहदारी मुड़कर आगे खुले दरवाजे पर खत्म हुई और वो दोनों इस दरवाजे को क्रॉस करके एक बड़े हॉल में आ गए, जहां अलहदा अलहदा 4 मेजें लगी हुई थीं।
और इन पर तकरीबन गैर मुल्कियों की अक्सरियत मौजूद थी जो कार्ड्स खेलने में मसरूफ थे। एक साइड पर राहदारी थी जिसके आखिर में एक बंद दरवाजा था जिस पर सुर्ख रंग का बल्ब जल रहा था, लेकिन राहदारी में कोई दरबान मौजूद ना था। आओ जवाना, यहाँ कोई दरबान नहीं है, टाइगर ने मुड़कर जवाना से कहा और फिर वो दोनों तेज तेज कदम उठाते बंद दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए। टाइगर ने दरवाजे की साइड में दीवार पर लटके हुए फोन का रिसीवर उठाया और इस पर मौजूद सुर्ख रंग का बटन प्रेस कर दिया। यस, एक बारी आवाज सुनाई दी। टाइगर हूं ह्यूगर, दरवाजा खोलो, टाइगर ने कहा। ओ अच्छा, एक मिनट, दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया तो टाइगर ने रिसीवर हुक पर लटका दिया। चंद लम्हों बाद दरवाजे के ऊपर जलता हुआ सुर्ख रंग का बल्ब बुझ गया और इसके साथ ही दरवाजा खुद ब खुद झटके से ढीला पड़ गया। तो टाइगर ने आहिस्ता से दरवाजे को दबाया तो वो खुलता चला गया। आओ, टाइगर ने मुड़े बगैर कहा और अंदर दाखिल हो गया। जवाना उसके साथ था। यह खासा बड़ा कमरा था जिसमें ऑफिस टेबल के पीछे एक उदेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर सख्ती और कदरे सफाकी के तासुरात नुमाया थे। ये कौन है? ह्यूगर ने कुर्सी से उठते हुए जवाना की तरफ देखते हुए कदरे हैरत भरे लहजे में कहा। मेरा साथी है जवाना, स्नेक कलर्स का चीफ है, टाइगर ने आगे बढ़ते हुए कहा। स्नेक कलर्स? हाँ, कभी ये नाम बहुत मशहूर हुआ था, ह्यूगर ने कहा और फिर टाइगर और जवाना से मुसाफा करके उसने उन्हें सोफों पर बैठने के लिए कहा और खुद अपनी कुर्सी पर बैठकर उसने मेज की साइड पर मौजूद कोई बटन प्रेस किया तो दरवाजा खटाक की आवाज से खुद ब खुद बंद हो गया और दरवाजे के ऊपर अंदरूनी तरफ मौजूद सुर्ख रंग का बल्ब चल उठा। हाँ बताओ कि बगैर पेश की इतला के कैसे आना हुआ? ह्यूगर ने कहा। तुम्हारी मेरी दोस्ती को कितना अरसा हो गया है ह्यूगर? टाइगर ने कहा। 10-12 साल तो हो गए होंगे। क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? ह्यूगर ने चौंक कर और हैरत भरे लहजे में कहा। इसलिए पूछ रहा हूं कि तुम मुझे इतने सालों से बखूबी जानते हो, इसलिए जो मैं मालूम करना चाहता हूं अगर तुम खुद ही बता दोगे तो हम खामोशी से उठकर यहां से चले जाएंगे, वरना तुम बेहतर समझ सकते हो कि क्या हो सकता है। टाइगर ने जवाब देते हुए कहा तो ह्यूगर बेख्तियार उछल पड़ा। क्या क्या मतलब? क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ह्यूगर ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। टाइगर, वक्त जाया मत करो, हमारे पास वक्त नहीं है, जवाना ने जो अब तक खामोश बैठा हुआ था अचानक बोलते हुए कहा। तुम ये किस लहजे में बात कर रहे हो? ह्यूगर ने यकलख्त इंतहाई मुश्तिल लहजे में जवाना से मुखातिब होकर कहा और इसके साथ ही उसका एक हाथ मेज की खुली दराज में चला गया। मैं जा रहा हूं टाइगर, तुमने तो कहा था कि ह्यूगर तुम्हारा दोस्त है, लेकिन यहां तो। जवाना ने उठकर खड़े होते हुए सामने बैठे टाइगर से मुखातिब होकर कहा और फिर इससे पहले कि वो फिक्रा मुकम्मल करता अचानक उसका देवहिकल जिस्म बिजली की सी तेजी से घूमा और दूसरे लम्हे कमरा ह्यूगर के हलक से निकलने वाली गुटी गुटी चीख और फिर धमाके से गूंज उठा। जवाना ने यकलख तेजी से मुड़कर हाथ बढ़ाया था और पलक झपकने में ह्यूगर मेज के ऊपर से घिसटता हुआ एक धमाके से दोनों सोफों के दरमियान खुली जगह पर कालीन पर धमाके से आ गिरा था। उसने नीचे गिरकर उठने की कोशिश की थी, लेकिन टाइगर जो यकलख उठकर खड़ा हो गया था उसने उसकी गर्दन पर पैर रखकर उसको तेजी से ऊपर की तरफ मोड़ दिया और ह्यूगर का उठता हुआ जिस्म एक धमाके से नीचे गिरा और उसका चेहरा तेजी से बिगड़ता चला गया। टाइगर ने पैर को जरा नीचे करके दबाव कम किया तो ह्यूगर का बिगड़ा हुआ चेहरा दोबारा नॉर्मल होना शुरू हो गया। बोलो, मेरे उस्ताद अली इमरान पर कातलाना हमले के लिए तुमने सपोर्ट मुहैया की थी, बोलो अब, टाइगर ने घराते हुए लहजे में कहा। कौन 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 अली इमरान? ह्यूगर ने रुक रुक कर कहा। बकवास मत करो, सच बताओ वरना, टाइगर ने घराते हुए लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने पैर को दबाकर ऊपर किया तो ह्यूगर की हालत ज्यादा खराब होती चली गई। टाइगर ने पैर को पीछे किया और साथ ही दबाव कम किया तो ह्यूगर की तकलीफ की शिद्दत से आधे से ज्यादा बाहर निकलने वाली आंखें वापस अंदर चली गईं। बोलो बोलो अब, वरना, टाइगर ने कहा। मुझे मत मारो, मैं सब बता देता हूं, मुझे मत मारो, इस बार ह्यूगर ने कराहते हुए लहजे में कहा। इसकी हालत वाकई खराब हो गई थी। बोलो, सब कुछ बता दो, मेरा वादा कि तुम्हें हलाक नहीं किया जाएगा, टाइगर ने कहा। पैर हटाओ, मैं वादा करता हूं कि सब कुछ सच बता दूंगा,
ह्यूगर ने कहा तो टाइगर ने पैर हटाया और उसके साथ ही उसने झुककर फर्श पर पड़े ह्यूगर को बाजू से पकड़ा और एक जोरदार झटके से उठाकर साइड सोफे पर डाल दिया। ह्यूगर ने अपने दोनों हाथों से अपने गले को मसलना शुरू कर दिया। सब कुछ बताकर अपनी जान बचा लो ह्यूगर, ये गैर मुल्की तुम्हारे काम नहीं आ सकेंगे और ना ही इनसे ली हुई दौलत। बोलो, टाइगर ने कहा। अगर अब ये हिचकिचाए तो मुझे बताना, जवाना ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। तुम्हारा अंदाज पेशावर कातिलों का है, क्या तुम पेशावर कातिल हो? ह्यूगर ने जवाना से मुखातिब होकर कहा। ये जवाना है, इक्रिमा के सबसे खौफनाक पेशावर कातिलों के ग्रुप मास्टर किलर्स का जवाना, टाइगर ने कहा तो ह्यूगर के चेहरे पर इंतहाई मरूबियत के तासुरात उभर आए। ओह, मास्टर किलर्स, मुझे मालूम है कि यह ग्रुप इंतहाई मारूफ ग्रुप था इक्रिमा का। फिर यकलख्त पूरा ग्रुप गायब हो गया, ह्यूगर ने कहा। इस ग्रुप के तितर बितर होने की वजह मेरा उस्ताद अली इमरान था। इस ग्रुप ने उसके कत्ल की इस तरह बुकिंग कर ली थी जिस तरह तुमने की होगी, और फिर पूरा ग्रुप मेरे उस्ताद से टकरा कर खत्म हो गया। जवाना ने इमरान साहब के मुकाबले में शिकस्त तस्लीम कर ली और अब ये इमरान साहब का साथी है। टाइगर ने उसे मरूब देखकर मजीद तफसील बताते हुए कहा। ओह, तो ये बात है। सुनो, मैं तुम्हें बता देता हूँ। इक्रिमा की एक खतरनाक खुफिया यहूदी तंजीम है जिसका नाम जेश पावर है और उसका चीफ कर्नल शेफर्ड है। वो नॉर्क में रहता है, लेकिन कहाँ रहता है इस बारे में कोई नहीं जानता। इक्रिमा में एक रोनाल्डो क्लब है। इस क्लब का मालिक रोनाल्डो मेरा गहरा दोस्त है। उसने कर्नल शेफर्ड से कहकर मुझे पाकेशिया में अपना एजेंट मुकर्रर करा दिया था। फिर मुझे नॉर्क से कर्नल शेफर्ड का फोन आया कि उसके 2 सुपर एजेंट, एक औरत और एक मर्द, विक्टर नामी पाकेशिया आ रहे हैं। उनकी रिहाइश के और दूसरे तमाम इंतजामात करने हैं। मैंने इंडस कॉलोनी की कोठी नंबर 117A उनके लिए बुक करा ली और एक कार भी वहां पहुंचा दी। वो दोनों एजेंट आ गए। उन्होंने मुझे फोन किया कि उन्होंने किंग रोड का जायजा लेना है, इसलिए उन्हें कोई ड्राइवर भिजवा दिया जाए। मैंने स्मिथ को भिजवा दिया। स्मिथ भी पेशावर कातिल है। उसे जब मालूम हुआ कि ये दोनों किंग रोड पर रहने वाले खतरनाक आदमी अली इमरान को हलाक करना चाहते हैं, तो उसने उनसे रकम वसूल करने का प्लान बनाया और फिर वो उनसे $10 लाख ले उड़ा। उसने मुझे फोन किया तो मैंने उनसे कहा कि वो खामोशी से शहर छोड़ जाए। जब ये दोनों वापस चले जाएंगे तो मैं उसे वापस कॉल कर लूंगा। बस मुझे इतना मालूम है, इससे ज्यादा मालूम नहीं। ह्यूगर ने खुद ही तमाम तफसील बताते हुए कहा। इस कार का नंबर क्या है जो तुमने उन्हें दी थी? किस कंपनी की और किस रंग की कार है? टाइगर ने पूछा तो ह्यूगर ने तफसील बता दी। ओके जवाना, मैंने इससे वादा किया है कि इसे हलाक नहीं किया जाएगा, लेकिन तुमने इसे कोई वादा नहीं किया, टाइगर ने साथ खड़े जवाना से कहा। और फिर इससे पहले कि ह्यूगर कुछ बोलता, तरतराहट की आवाजों के साथ ही ह्यूगर चीखता हुआ उछलकर पहले सोफे पर पहलू के बल गिरा और फिर उलट कर नीचे कालीन पर आ गिरा। उसके सीने से खून फवारे की तरह उबल रहा था। वो चंद लम्हे फड़कता रहा और फिर साकित हो गया। मैं दरवाजा खोलूं, अब हमें वापस जाना है और रास्ते में मौजूद दोनों दरबानों की गर्दनें भी तोड़नी हैं ताकि वो हमारे बारे में किसी को कुछ न बता सकें। टाइगर ने मेज की साइड की तरफ बढ़ते हुए कहा ताकि मेज की साइड पर मौजूद बटन प्रेस करके दरवाजा खोल सके, और जवाना ने इस बात में सर हिला दिया। फिर टाइगर ने बटन प्रेस किया तो दरवाजे पर जलता हुआ सुर्ख बल्ब बुझ गया और उसके साथ ही दरवाजे का लॉक खुल गया। जवाना ने इस दौरान ह्यूगर को उठाकर सोफे के पीछे फेंक दिया ताकि दरवाजा खुलते ही सामने उसकी लाश नजर न आए। अब जब तक सोफा ना हटता उस वक्त तक लाश सामने नहीं आ सकती थी। वो दोनों दरवाजा खोलकर बाहर आ गए। टाइगर ने दरवाजे को खींचकर इस तरह बंद कर दिया जैसे वो पूरी तरह बंद हो, लेकिन ऊपर मौजूद बल्ब तो बुझा हुआ था। जाहिर है जब तक अंदर से बटन प्रेस ना किया जाता बल्ब ना जलता। हॉल में मौजूद अफराद अपने अपने कामों में इस कदर मगन थे कि किसी ने भी टाइगर और जवाना को शायद गौर से भी न देखा था, और जवाना और टाइगर इत्मीनान से चलते हुए राहदारी की तरफ बढ़ते चले गए। इमरान अपने फ्लैट में बैठा जोसेफ की कॉल का इंतजार कर रहा था। उसने जोसेफ को फोन करके कह दिया था कि जब टाइगर और जवाना गोल्डन क्लब की ह्यूगर को उठाकर ले आए तो वो उसे ब्लैक रूम में कुर्सी पर जकड़कर उसे फ्लैट पर इतला दे। लेकिन काफी वक्त गुजर चुका था, लेकिन जोसेफ का फोन न आया था। एक दो बार तो उसने सोचा कि खुद ही जोसेफ को फोन करके पूछ ले, लेकिन फिर उसने ये सोचकर इरादा बदल दिया कि जैसे ही ये लोग आएंगे
जोसेफ एक लम्हा जाया किए बगैर उसे फोन कर देगा। इसका मतलब था कि अभी तक टाइगर और जवाना ह्यूगर को साथ लेकर राना हाउस नहीं पहुंचे थे। इसका एक ही मतलब हो सकता था कि ह्यूगर क्लब में मौजूद ना होगा और उसकी वापसी का इंतजार किया जा रहा होगा। और फिर 2 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया तो इमरान को परेशानी लाहक होने लगी। उसने उठकर अलमारी से ट्रांसमीटर निकाला ताकि टाइगर को कॉल कर सके कि इसी लम्हे फोन की घंटी बज उठी तो इमरान तेजी से मुड़ा। उसने ट्रांसमीटर मेज पर रखा और फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूं, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। जोसेफ बोल रहा हूं बॉस। टाइगर और जवाना एक गैर मुल्की मर्द और एक औरत को ले आए हैं। ये दोनों ही बेहोश हैं। मैंने उन्हें ब्लैक रूम में रॉड्स में जकड़ दिया है, जोसेफ ने कहा तो इमरान के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। टाइगर कहाँ है? इमरान ने पूछा। बाहर मौजूद है बॉस, जोसेफ ने कहा। इसे बुलाओ और मेरी बात कराओ इससे, इमरान ने कहा। यस बॉस, जोसेफ ने कहा और फिर रिसीवर अलहदा रखने की आवाज सुनाई दी। हेलो बॉस, मैं टाइगर बोल रहा हूं। चंद लम्हों बाद टाइगर की आवाज सुनाई दी। जोसेफ बता रहा है कि तुम एक गैर मुल्की मर्द और एक औरत को ले आए हो। कौन लोग हैं ये और ह्यूगर कहाँ है? इमरान ने कहा। बॉस, ह्यूगर से हमने उसके ऑफिस में ही पूछगिछ कर ली थी। उसने बताया कि जूश पावर के 2 एजेंटों को उसने इंडस कॉलोनी में एक रिहाइशगाह और एक कार दी थी और वो किंग रोड का जायजा लेने जाना चाहते थे। इसलिए इस ह्यूगर ने एक आदमी स्मिथ को भिजवा दिया। वो पेशावर कातिल था। उसने जब आपका नाम सुना कि ये दोनों आपको हलाक करना चाहते हैं तो उसने अपनी पेशकश कर दी कि $10 लाख उसे दे दिए जाएं तो वो आपको हलाक कर देगा, जबकि वो आपके बारे में जानता था। उसने ह्यूगर से बात की तो ह्यूगर ने उसे कहा कि वो उनसे $10 लाख लेकर खामोशी से शहर छोड़ जाए और फिर जब ये दोनों गैर मुल्की वापस चले जाएंगे तो उसे कॉल कर लेगा। बस ह्यूगर को इतना ही मालूम था। हमने उसे हलाक किया और फिर उसके क्लब के अकबी दरवाजे से निकलकर और चक्कर काटकर क्लब के सामने के रुख अंदर आ गए और पार्किंग से अपनी कारें लेकर इंडस कॉलोनी पहुंच गए। वहां कोठी नंबर 117A बताई गई थी, लेकिन वो कोठी खाली थी। लेकिन उसका माहौल बता रहा था कि कोठी हाल में ही खाली कर दी गई है। वो कार भी वहां मौजूद थी। हम बाहर आए और फिर टैक्सी स्टैंड से मालूमात हासिल की तो एक टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि इस कोठी से 2 गैर मुल्की, एक मर्द और एक औरत को वो मूनलाइट कॉलोनी की कोठी नंबर 18A में छोड़ आया था। हम मूनलाइट कॉलोनी पहुंचे और फिर कोठी नंबर 18A के सामने पहुंच गए। मेरी कार में 00XX मौजूद था। मैंने उसके जरिए चेकिंग की तो कोठी के अंदर एक मर्द और एक औरत की निशानदही की गई, जिस पर मैंने कोठी के अंदर बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर दी और फिर इन दोनों को कार में डालकर हम राना हाउस ले आए। टाइगर ने फोन पर ही पूरी तफसील बताते हुए कहा। उनका सामान ले आए हो या नहीं? इमरान ने पूछा। यस बॉस, टाइगर ने जवाब दिया। ठीक है, मैं आ रहा हूं, इमरान ने कहा और रिसीवर रखकर वो उठ खड़ा हुआ और फिर थोड़ी देर बाद उसकी कार राना हाउस में दाखिल हो रही थी। कार पार्किंग में रोककर वो नीचे उतरा और तेज तेज कदम उठाता हुआ ब्लैक रूम की तरफ बढ़ गया, जबकि बाहर टाइगर मौजूद था। टाइगर ने उसे सलाम किया तो इमरान ने सलाम का जवाब दिया और फिर उसे पीछे आने का कहकर वो ब्लैक रूम में दाखिल हुआ तो वहां एक मर्द और एक औरत बेहोशी के आलम में रॉड्स में जकड़े हुए कुर्सियों पर मौजूद थे। वो इस औरत का चेहरा इस औरत से यकसर मुख्तलिफ था जो इमरान पर हमला करने के लिए फ्लैट में आई थी, लेकिन उसका चेहरा देखते ही इमरान समझ गया कि वो मेकअप में है। मर्द को उसने पहले बागौर देखा न था, लेकिन उसके चेहरे पर भी मौजूद मेकअप वो पहचान गया था। जवाना, इमरान ने जवाना से मुखातिब होकर कहा जो पहले से ब्लैक रूम में मौजूद था। यस मास्टर, जवाना ने मुदबाना लहजे में कहा। अलमारी में से मेकअप वॉशर निकालकर इन दोनों के मेकअप वॉश करो, इमरान ने कहा। यस मास्टर, जवाना ने कहा और फिर वो हॉल के कोने में मौजूद एक अलमारी की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद जब वो मेकअप वॉशर को इस्तेमाल में लाने के बाद वापस अलमारी की तरफ ले जा रहा था तो दोनों गैर मुल्कियों के चेहरे बदल चुके थे और अब इस औरत का चेहरा सामने था जिसने इमरान के फ्लैट में दाखिल होकर इस पर हमला किया था। इस औरत ने अपना नाम कैथी बताया था। अब इन दोनों को होश में ले आओ, इमरान ने कहा तो जवाना ने जेब से एक लंबी गर्दन वाली नीले रंग की बोतल निकाली और इसका ढक्कन खोलकर उसने बोतल का दहाना पहले इस मर्द की नाक से लगाया और फिर चंद लम्हों बाद आगे बढ़कर इस औरत की नाक से लगा दिया और फिर बोतल हटाकर उसने बोतल का ढक्कन लगाया
और उसे जेब में डालकर पीछे हटकर खड़ा हो गया। इस दौरान जोसेफ भी ब्लैक रूम में आकर इमरान के अकब में खड़ा हो गया था, जबकि टाइगर इमरान के साथ वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था। इस मर्द का क्या नाम बताया था ह्यूगर ने? विक्टर, टाइगर ने जवाब दिया तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। चंद लम्हों बाद इन दोनों ने कसमसाते हुए अंदाज में आंखें खोल दी। पहले चंद लम्हों तक तो उनकी आंखों में धुंध सी छाई रही, लेकिन फिर यकलख्त शऊर की चमक उभरी और उसके साथ ही इन दोनों ने लाशौरी तौर पर झटके से उठने की कोशिश की, लेकिन रॉड्स में जकड़े होने की वजह से वो सिर्फ कसमसा कर रह गए। इमरान खामोश बैठा उन्हें ये सब कुछ करते देख रहा था, और फिर जैसे ही इन दोनों की नजरें सामने बैठे हुए इमरान पर पड़ी तो वो दोनों नुमाया तौर पर चौंक पड़े। ये सब क्या है? पहले कैथी ने बोलते हुए कहा। हम कहाँ हैं? विक्टर ने कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। कैथी और विक्टर, तुम दोनों मुझे पहचान तो गए होगे। तुम दोनों जोश पावर के सुपर एजेंट हो और इस कदर दलेर भी हो कि खुलेआम मेरे फ्लैट में दाखिल होकर मुझे हलाक कर सकते हो और खुलेआम 2 मार राइफल से मुझ पर फायर भी खोल सकते हो। इसके बावजूद मासूम बच्चों की तरह हैरत जाहिर कर रहे हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? हम तो तुम्हें पहचानते भी नहीं। हम तो अपनी रिहाइश गाह में थे, फिर यहां कहां आ गए? कैथी ने कहा तो इमरान एक बार फिर हंस पड़ा। तुम दोनों ये समझ रहे हो कि तुम अभी मेकअप में हो, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे की शक्लें देखकर तो एक दूसरे को बता सकते हो कि तुम्हारे मेकअप वॉश कर दिए गए हैं। इमरान ने कहा तो दोनों ने एक दूसरे को इस तरह देखा जैसे जिंदगी में पहली बार देख रहे हों। तुम कौन हो और हम कहां हैं? विक्टर ने इस बार खासे संजीदा लहजे में कहा। मेरा नाम अली इमरान MSc DSc ऑक्सन है और मुझे फख्र है कि मैं पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता हूं और मेरे साथ मेरा शागिर्द टाइगर है। मेरे अकब में मेरा साथी जोसेफ और जवाना है। और ये भी बता दूं कि तुमने जो कार मुझ पर हमले के लिए इस्तेमाल की थी, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से मालूम हुआ था कि उस कार का ताल्लुक गोल्डन क्लब के ह्यूगर से है। चुनाचे टाइगर और जवाना ह्यूगर के सर पर पहुंच गए और फिर उसे बताना पड़ा कि उसने तुम्हें इंडस कॉलोनी में रिहाइश लेकर दी थी और यह कार भी इस रिहाइश गाह के साथ शामिल है और तुम्हारे नाम विक्टर और कैथी हैं। तुम दोनों जोश पावर के सुपर एजेंट हो। तुमने यहां आकर ह्यूगर ग्रुप के एक पेशावर कातिल स्मिथ को $10 लाख देकर मेरे कत्ल के लिए बुकिंग करवाई, लेकिन ह्यूगर को मालूम न था कि स्मिथ की बजाय सुपर एजेंटों ने मुझ पर हमला करके मुझे इज्जत बख्शी है। बहरहाल ह्यूगर को ऑफ करके टाइगर और जवाना इंडस कॉलोनी पहुंचे तो वहां कोठी खाली थी, लेकिन अंदर कार मौजूद थी। टाइगर और जवाना दोनों कोठी से बाहर आए और करीब ही चौक पर टैक्सी स्टैंड से मालूमात हासिल की तो वहां एक टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि तुम दोनों को इस कोठी से उठाकर मूनलाइट कॉलोनी में छोड़ आया हूं। तो टाइगर और जवाना वहां पहुंच गए। फिर टाइगर ने कोठी के अंदर बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर दी और फिर तुम दोनों को बेहोशी के आलम में उठाकर यहां ले आए। अब तुम यहां मौजूद हो। मैंने ये सारी तफसील इसलिए बता दी है कि तुम जैसे सुपर एजेंट ज्यादा देर तक हैरान होते रहें तो उनकी सुपर एजेंटी का ग्राफ नीचे गिरना शुरू हो जाता है। इमरान ने कहा तो विक्टर और कैथी दोनों ने बेख्तियार एक तवील सांस लिए। तुम क्या चाहते हो हमसे? विक्टर ने होंठ चबाते हुए कहा। सिर्फ इतना कि तुम अपनी टांग कुर्सी के अकब में ले जाकर बटन तलाश करने की कोशिश छोड़ दो। इससे तुम्हें कोई फायदा ना होगा, क्योंकि अब जदीद कुर्सियां आ गई हैं जो बाकायदा टेक्निक से खुलती और बंद होती हैं। इमरान ने कहा तो विक्टर के बिंचे हुए होंठ मजीद भिंच गए। सुनो विक्टर और कैथी, जिस तरह तुम दोनों को ट्रेस करके बेहोश किया गया था, तुम दोनों को गोली भी मारी जा सकती थी, जैसा कि ह्यूगर से पूछगिछ करके उसे गोली मार दी गई है, क्योंकि उसने पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम किया था। लेकिन तुम दोनों ने अभी तक सिवाय मुझ पर कातलाना हमले के और कुछ नहीं किया और ना ही अभी तक तुम्हारे हाथों कोई पाकिस्तानी हलाक हुआ है। और तुम दोनों एजेंट चाहे यहूदी एजेंट ही सही, और मैं चूंकि अपने ऊपर हमलों का इंतकाम लेने का आदी नहीं हूं, इसलिए मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूं। लेकिन तुम्हें यह बताना होगा कि नॉर्क में कर्नल शेफर्ड का ऑफिस कहां है। इमरान ने मुसलसल बोलते हुए कहा। तुम ज्यादा से ज्यादा हमें हलाक कर दोगे? कर दो, लेकिन बहैसियत एजेंट हम अपने चीफ से गद्दारी नहीं कर सकते। ये बात जहन में बिठा लो। और ये भी बता दूं कि हम दोनों ने कारसुमा का अमल किया हुआ है, इसलिए तुम जबरन या मेंटल चेकिंग मशीन के जरिए भी हमसे कुछ मालूम नहीं कर सकोगे। कैथी ने कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया।
मुझे तुम्हारी वफादारी पसंद आई है। गुड शो। एजेंट को वाकई ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन चलो, तुम कर्नल शेफर्ड का फोन नंबर तो बता सकते हो। इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। हजारों लोगों को यह नंबर मालूम होगा। इमरान ने कहा। तुम इस नंबर का क्या करोगे? विक्टर ने पूछा। एक बैनुल अक़वामी तंजीम के चीफ का फोन नंबर मुझे मालूम हो जाएगा। यह एजाज क्या कम है? इमरान ने कहा। अगर हम फोन नंबर तुम्हें बता देंगे तो क्या तुम वाकई हमें छोड़ दोगे? विक्टर ने कहा। अहमक हो गए हो विक्टर। कभी काबू में आए हुए दुश्मन एजेंट को भी किसी ने छोड़ा है जो ये हमें छोड़ देगा? बस हम नाकाम रहे हैं और नाकामी की सजा हमारे पेशे में मौत ही होती है, कैथी ने मुंह बनाते हुए कहा। वेरी गुड कैथी, तुम वाकई बेहद बहादुर हो और बहादुरी तो मेरी पसंदीदा खसूसियत है। लेकिन मैंने तो पहले ही तुम्हें बता दिया है, तुमने सिर्फ मेरी जात पर हमला किया है और कुछ नहीं किया, और मैं अपनी जात पर हमलों का इंतकाम नहीं लिया करता। और तुमने कोई ऐसा काम नहीं किया जो पाकेशिया के मफादात के खिलाफ हो, इसलिए मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। ये मेरा वादा है, बशर्त ये कि तुम कर्नल शेफर्ड का फोन नंबर मुझे बता दो। इमरान ने कहा तो विक्टर की आंखों में यकलक तेज चमक उभर आई। मिस्टर विक्टर, तुम्हारी आंखों में उभरने वाली चमक बता रही है कि तुम्हारे जहन में यह ख्याल आया है कि तुम कोई भी फर्जी नंबर बताकर मुझे अहमक बना सकते हो। लेकिन मैं ये बता दूं कि तुम्हें यह नंबर कंफर्म भी कराना होगा। इमरान ने कहा। कंफर्म कैसे? क्या मतलब? विक्टर ने चौंक कर कहा। तुम जो नंबर भी बताओगे मैं वो नंबर डायल करके रिसीवर तुम्हें दे दूंगा। तुम अपने चीफ से जो बात भी करो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं कंफर्म होना चाहता हूं कि तुमने नंबर दुरुस्त बताया है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, मिलाओ नंबर, मैं नंबर बताता हूं, विक्टर ने कहा। विक्टर, तुम गद्दारी कर रहे हो, कैथी ने गुस्सीले लहजे में कहा। जज्बाती मत बनो कैथी। सैटेलाइट नंबर मालूम हो जाने के बावजूद ये शख्स कुछ नहीं कर सकता, और मुझे इसके लहजे से ही अंदाजा हो गया है कि यह हमें जिंदा छोड़ देगा, इसलिए अहमकाना अंदाज में मरना जरूरी नहीं है। विक्टर ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा तो कैथी होंठ बींचकर खामोश हो गई और विक्टर ने नंबर बताने शुरू कर दिए। इमरान ने रिसीवर उठाया और इंक्वायरी से नौरक का राब्ता नंबर मालूम करने के बाद उसने राब्ता नंबर प्रेस करने के बाद विक्टर के बताए हुए नंबर प्रेस कर दिए और आखिर में लाउड का बटन भी प्रेस कर दिया। इस बटन की प्रेस होते ही दूसरी तरफ बजने वाली घंटी की आवाज सुनाई देने लगी तो इमरान ने जोसेफ को इशारे से बुलाकर रिसीवर उसके हवाले कर दिया और जोसेफ ने रिसीवर विक्टर के कान से लगा दिया। इसी लम्हे दूसरी तरफ से रिसीवर उठा लिया गया। यस, एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। विक्टर बोल रहा हूं पाकेशिया से, चीफ से बात करवाओ, विक्टर ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर लाइन पर खामोशी तारी हो गई। यस, कर्नल शेफर्ड बोल रहा हूं। चंद लम्हों बाद एक बारी और सख्त आवाज सुनाई दी। विक्टर बोल रहा हूं चीफ, पाकेशिया से, विक्टर ने मुदबाना लहजे में कहा। यस, क्या रिपोर्ट है? कर्नल शेफर्ड ने पूछा। चीफ, मैं और कैथी ने इमरान पर अलहदा कातलाना हमले किए हैं, लेकिन वो न सिर्फ हम दोनों के हमलों से बच गया है बल्कि अब वो हमें नजर नहीं आ रहा। लगता है वो या तो काफिरिस्तान चला गया है या कहीं और। उसके फ्लैट में ताला लगा हुआ है, विक्टर ने जवाब देते हुए कहा। ओह, वो यकीनन तुम दोनों को ट्रेस करने के चक्कर में होगा। तुम्हारी नाकामी के मामलात बेहद संजीदा हो गए हैं। तुम फौरन वापस आ जाओ क्योंकि अब वो तुम्हारे पीछे यहां आएगा, फिर उसे यहां कवर किया जा सकता है, कर्नल शेफर्ड ने कहा। वैसे भी चीफ, हो सकता है कि वो मादाम हुचोंग के मिशन पर निकल गया हो, विक्टर ने कहा। वो इस वक्त तक मिशन पर नहीं निकलेगा जब तक वो मिशन को टारगेट नहीं करेगा और हमारे बारे में उसे मालूमात कभी नहीं मिल सकती। और हाँ, ये भी हो सकता है कि वो तुम्हें घेर कर तुमसे मालूमात हासिल करे, इसलिए तुम फौरन वापस आ जाओ, कर्नल शेफर्ड ने चौंक कर और तेज लहजे में कहा। यस चीफ, विक्टर ने कहा। तो दूसरी तरफ से रिसीवर रखे जाने की आवाज सुनकर जोसेफ ने भी रिसीवर विक्टर के कान से हटाया और फिर इसे साइड पर पड़ी हुई तपाई पर मौजूद फोन सेट पर रख दिया। तुम्हारा चीफ मेरे बारे में काफी कुछ जानता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। चीफ के लिए मालूमात के बहुत से जराए हो सकते हैं, विक्टर ने जवाब दिया। वैसे मैं तो अहमक ही हूं, लेकिन तुम्हारा चीफ मुझसे भी बड़ा अहमक है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। चीफ अहमक नहीं है, इस बार विक्टर ने वसीले लहजे में कहा। अहमक है, साबित कर सकता हूं, इमरान ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहा। ये तुम्हारा ख्याल है कि वह अहमक है, वो बेहद होशियार आदमी है,
विक्टर ने होंठ चबाते हुए कहा। उसने तुम दोनों को यहाँ भेजकर बहुत बड़ी हमाकत की है, इसलिए कि मैं जोश पावर के बारे में मुकम्मल अंधेरे में था। मैंने काफी कोशिश की कि कोई सुराग मिल सके, लेकिन मेरी तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुईं। तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी और मेरी दुआ कबूल हो गई और इसी वक्त कैथी मेरे फ्लैट पर पहुंच गई। इसके बाद क्या हुआ ये सब तुम्हें मालूम है और अब तुमने चीफ का नंबर भी बता दिया है। इसका मतलब यह है कि तुमने आज खुद अपने चीफ के बारे में मुझे मालूमात मुहैया कर दी हैं। अब मैं तुम्हारे चीफ के फोन नंबर से उसके बारे में मालूमात खुद ही हासिल कर लूंगा। इमरान ने कहा तो विक्टर के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट फैलती चली गई। इसके साथ ही इमरान उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही टाइगर भी उठकर खड़ा हो गया। जोसेफ, इन दोनों को बेहोश करके किसी वीरान जगह पर फेंक देना। होश में आकर ये खुद ही अपनी रिहाइश गाह पहुंच जाएंगे। इमरान ने अफ्रीकी जुबान में जोसेफ से मुखातिब होकर कहा और वो खुद तेज तेज कदम उठाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया।